इतिहास के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चे के लिए, और ये आठों के आठे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी लड़ने की 100% मैं गारंटी लेकर चलता हूं, एकदम 100% ये सारे प्रश्न इतिहास के लड़ जाएंगे। 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन आठों प्रश्न को पढ़ लेते हैं क्लास 12 वाले बच्चे, तो ये सारे आठों प्रश्न लड़ जाएंगे, और ये हर साल आठों प्रश्न पूछता है। इसलिए आप लोगों से यही कहूंगा, इन आठों प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे और एक एक प्रश्नों को समझेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रही है, पहला प्रश्न क्या बोला है, पहला प्रश्न लोग देखते हैं, ये तो 5 नंबर प्रश्न है, इधर देखते हैं पहला प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आठों प्रश्न, ठीक है। आठों प्रश्न लोग देखते हैं बारीकी से। पहला प्रश्न आपका ये है कि बताना है कि चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एकदम वीवीआई मार लीजिएगा सारे प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बताना है चैतन्य महाप्रभु कौन थे। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, चैतन्य भगवान कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। चैतन्य के सिद्धांतों में राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति और उनकी लीलाओं की प्रधानता है। उनका मानना था कि मानव को राधा की भांति कृष्ण प्रेम में लगा रहना चाहिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर चैतन्य का काफी प्रभाव पड़ा। यानी कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको लिख देना था, जितना भी आप जानते हो उतना लिख देना है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप लिख देंगे तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि गोलमेल, देखिए गोलमेल चाहे गोलमेज भी कहता है, याद देखिएगा गोलमेल सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो बस देखो गोलमेल सम्मेलन 3 को बुलाया गया था, एक 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे साइमन कमीशन ने संवैधानिक प्रश्नों पर भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए गोलमेल सम्मेलन बुलाया था, ठीक है ना। क्यों बुलाया था गोलमेल सम्मेलन, तो बातचीत करने के लिए, मतलब कितना हम लोग को अधिकार कितना कहां दिया जाएगा, इसी की बातचीत करने के लिए सम्मेलन बुलाया था, कौन, साइमन कमीशन, ठीक है ना। अब देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। देखो 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी ने इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि गांधी जी उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, जिसमें उनके 11 गो शर्त थे। कई बार क्वेश्चन भी करता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने शर्त थे, तो 11 थे। गांधी और इरविन इस समझौता को हम लोग कहते हैं। जब गांधी और इरविन का समझौता हुआ तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, ठीक है। देखिए तो पहला गोलमेज सम्मेलन के दौरान पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में बुलाया गया। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्रमुखता दी गई। देखो 1931 के सम्मेलन में गांधी जी गए थे, ठीक है ना। 1900 क्योंकि इसमें इरविन ने क्या किया था, गांधी जी के सारे शर्तों को मान लिया था, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में बुलाया गया, और इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इस सम्मेलन सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्रमुखता दी गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन अपने उद्देश्य में विफल है। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन का मात्र एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों को कितना अधिकार दिया जाए, लेकिन तीनों का तीनों अंग्रेज का ये गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, कोई सफल नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या, देखिए तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना है। भारतीय संविधान में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया उसी का हमें उल्लेख करना है। तो बस आंसर इस तरह से लिखना है कि संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिया गया। मतलब संविधान जो है ना, भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिया था, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ तो उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है ना। तो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो 44वां संशोधन था उसमें किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। अब नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो इस प्रकार है। वो 6 कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, देखिए पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा का स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा का शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 गो अभी एक आम नागरिक के पास ये अधिकार है, संविधान देता है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न में क्या करा है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। जो मौर्यकालिक इतिहास था उसके कुछ स्रोतों का आपको विवरण देना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बाबू,
इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो देखो, साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, चाहे विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, चाहे विष्णु पुराण या बौद्ध या जैन ग्रंथों से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर अर्थशास्त्र भी देखेंगे, चाहे मुद्रा राक्षस, चाहे विष्णु पुराण, चाहे बौद्ध, चाहे जैन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उससे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के इंडिका से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों, अभिलेख से मौर्य कालिक इतिहास का अत्यधिक प्रमाण मिलने का काम करता है। यानी हमें स्रोत बताना था तो बोल सकते हैं अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथों से किसकी हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिल जाती है। मेगास्थनीज के इंडिका से भी हमें किसकी जानकारी मिलता है? मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। और खुदाई के दौरान कुछ सीखे, कुछ अभिलेख मिले जिनसे हमें मौर्य कालिक इतिहास की जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमें क्या होती है? जानकारी मिलने का काम करती है। किससे? मौर्य कालिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवा प्रश्न बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला इंडिका किसकी रचना है? इसमें निहित विवरण किस विषय पर है? इंडिका जो है वो किसकी रचना है और इसमें निहित विषय इसमें निहित विवरण जो है ना वो किस विषय पर है? ध्यान से समझते हैं कि चीजों को। देखिए, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। वह यूनानी मूल का निवासी था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में वह पाटलिपुत्र आया था। जब सिकंदर हारा था और सेल्यूकस निकेटर भी हारा हुआ था तो उस समय क्या किया है? उन्होंने मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में भेजा था। ठीक है ना? इंडिका में निहित विवरण राजनीतिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक विषय पर है। इंडिका में मौर्य वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो ये आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोले अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? कारण बताइए। देखो, जजिया कर क्या था? हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था। हर काम के लिए आपको कर देना था। ठीक है ना? लेकिन अकबर ने इस कर को बाद में समाप्त कर दिया क्योंकि वो जनता कर्जे में उठना चाहता था। ठीक है, देखिए 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। यह समस्त हिंदुओं से लिया जाने वाला एक घृणित कर था। ठीक है, अकबर ने अपने आप को राष्ट्रीय शासक के रूप में प्रदर्शित करने तथा हिंदुओं को अपने नजदीक लाने के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न सूर्यास्त कानून क्या है? देखो, ये सूर्यास्त कानून जो है ना अंग्रेजों ने लगाया था। देखिएगा, अंग्रेजों ने कि सूर्य डूबने से पहले, सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबने से पहले आपको पैसा जमा करना ही करना है, नहीं तो आपका जमीन नीलाम कर दिए जाएंगे। देखिए, फसल अच्छी हो या खराब हो, अंग्रेज को इससे कोई मतलब नहीं रहता था। इस कानून के अनुसार निश्चित तिथि को सूर्य डूबने से पहले कर का मतलब लगान, ठीक है ना, पहले डूबने से पहले कर का भुगतान हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो जमींदार की जमीन नीलाम कर दी जाती थी। ये सूर्यास्त कानून था। अंग्रेज इतने कट्टर थे ना, कह नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए। आठवां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है। आठवां प्रश्न 1857 का विद्रोह जन विद्रोह था। कैसे? दो कारण बताना है। 1857 का जो विद्रोह था एक जन विद्रोह था। इसके दो कारण आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं। इसके दो कारण इस प्रकार है। पहला कारण क्या था कि जब अंग्रेजों द्वारा मशीनों से बना माल भारतीय बाजारों में लाया गया तो भारतीय हस्त उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया। यानी अंग्रेज जब अपना सामान लाए तो भारत की जो हाथ से बनी हुई सामानें थी वो सब ठप हो गई और कारीगर भूखमरी के कगार पर चले आए। इस कारण से क्या होगा? 1857 का विद्रोह हुआ। दूसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा किसानों पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। उन्हें कच्चा माल उगाने के लिए विवश किया जाता था और आए दिन अनाज की कमी होने के कारण अकाल पड़ने लग रहे थे। इसी कारण से जन आंदोलन होना शुरू हो गया। अतः जन आंदोलन अर्थात जन विद्रोह भड़कना स्वाभाविक था। ठीक है ना? इन दो कारणों से क्या हो गया? 1857 का जो विद्रोह था एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर आया। ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने आपको इतिहास के 8 को अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया। कितना? 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया और ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना? ताकि एग्जाम में आप बढ़िया से लिख सकें। ठीक है ना? एकदम अपने भाषा में लिखा गया। यदि आप इसका नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देखिए, लिख दे रहा हूं 76 450 29 149। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। इससे कॉल आपका नहीं लगने वाला है, इसलिए आप ओनली इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको बताइए कि इस चैनल पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर सके। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।